नमस्कार विद्यार्थियों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा डिलीवर सारे YouTube लेक्चर हैं उनका आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ज़रूर अपने कॉपी पेन में उसके नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। व्याख्यानों की इसी श्रृंखला में मैं आज आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप कॉपी पेन के साथ बैठें और अपने नोट्स तैयार करें। तो आज के टॉपिक का नाम है स्विट्ज़रलैंड का संविधान और उसकी मुख्य विशेषताएं। स्विट्ज़रलैंड का संविधान मुख्य विशेषताएं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान को हम पढ़ें उससे पहले हम स्विट्ज़रलैंड की जो स्थिति है भौगोलिक और उसका थोड़ा सा जो इतिहास है और उसके जो संविधान की पृष्ठभूमि है उसको जान लेते हैं। उसके पश्चात हम बारी बारी से संविधान की एक एक विशेषता को बोर्ड पे लिख के मेंशन करेंगे और उनकी जो मोटी मोटी बातें हैं उनको चिन्हित कर लेंगे हम लोग। सबसे पहली जो स्विट्ज़रलैंड के बारे में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि स्विट्ज़रलैंड दरअसल यूरोप की राजनीति में या यूरोप के इतिहास में हम ये कह सकते हैं कि एक तटस्थ देश की भूमिका में रहा है, हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में रहा है। अगर इसके इतिहास को हम देखें तो तटस्थ ही रहा है, न्यूट्रल ही रहा है, पूरी दुनिया से अलगाव लिए हुए है ये संविधान। या कह सकते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग अलग है। हम बेसिकली पहले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड को हम बोलते हैं राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला, क्योंकि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है, संविधानों का वर्गीकरण है, संविधानों का जो आगमन है, संशोधन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इतने प्रयोग हुए हैं कि हम इसको राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बोलते हैं। तो तटस्थ देश है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इश्यू ये है इसमें कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र है। स्विट्ज़रलैंड कभी भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अधीन नहीं रहा है, तो ये कह सकते हैं कि प्राचीनतम गणतंत्र रहा है। दूसरा अगर हम बात कर लें पूरे विश्व समुदाय की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रसंघ बना है, राष्ट्रसंघ में ये देश सम्मिलित नहीं हुआ था। यूएनओ में भी आपको जानकर हैरानी होगी कि 2002 में 10 सितंबर 2002 को यूएनओ में शामिल हुआ ये देश। और यूरोपीय यूनियन, यूरोप का एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का आज भी हिस्सा नहीं है। तो इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक जो इतिहास है वो अपने आप में दिलचस्प है, रोचक है। देखिए, जो इतिहास में जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि 1291 में ऑस्ट्रिया अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया एक और यूरोप का देश है। ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होकर 3 जो कैंटन हैं, यहाँ पे हम कैंटन शब्द काम में ले रहे हैं। वर्तमान जो स्विस प्रणाली है, वर्तमान स्विस प्रणाली में जो राज्य हैं उनके लिए जो शब्द काम में आ रहा है वो कैंटन आ रहा है। तो 1291 में 3 कैंटन ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र हुए थे। 3 कैंटन ऑस्ट्रिया से फ्री हुए थे, स्वतंत्र हुए थे और एक राजमंडल का निर्माण किया था, एक संघ जैसा कुछ। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से उसको संघ नहीं बोल सकते, लेकिन तत्कालीन समय के हिसाब से एक संघ का निर्माण किया था। 1291 के पश्चात हमें देखना है यूरोप के इतिहास में, और न केवल यूरोप के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में, वेस्टफेलिया संधि, अंग्रेजी में बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या वेस्टफेलिया की शांति संधि। दरअसल में आज जिस संप्रभु और राष्ट्र राज्य की हम बात करते हैं, वो संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, वो वेस्टफेलिया संधि के बाद अस्तित्व में आई थी। इसको शांति संधि के नाम से भी जानते हैं। तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का जो जन्म हुआ था वो वेस्टफेलिया संधि के पश्चात हुआ था। यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम ये मान सकते हैं कि वेस्टफेलिया ट्रीटी के पश्चात संप्रभु और राष्ट्र राज्य की अवधारणा हमारे बीच आई थी। 24 अक्टूबर 1648 को ये साइन हुई थी यूरोप के देशों के मध्य। और वेस्टफेलिया जो संधि थी, इस वेस्टफेलिया संधि के पश्चात जो कैंटन थे, यहाँ पे जो इकाइयाँ थी, उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 13। यानी 1648 तक 1291 कैंटन से चला, 1291 में 3 कैंटन से चला था ये, और 13 कैंटन हो गए हैं 1648 की वेस्टफेलिया संधि के पश्चात। तो ये इसका इतिहास रहा है। लेकिन आधिकारिक रूप से आज की परिभाषा के हिसाब से हम देखें तो सबसे जो पहला उनका वैधानिक संविधान है, जिसको हम संविधान मान सकते हैं या संप्रभु संविधान मान सकते हैं, वो आया था 1848 में।
पहला संविधान जिसको हम बोल सकते हैं, ये फर्स्ट था। 1848 के संविधान के पश्चात 1874 में इनका दूसरा संविधान आया, सेकंड संविधान, और लास्ट में जो तीसरा आया है वो 1999 में, ये तीसरा संविधान है, अंतिम संविधान है। आज हम जिस संविधान को पढ़ रहे हैं, जिस संविधान की विशेषताओं को हमें जानना है, वो 1999 का तीसरा और उनका नवीनतम और अंतिम संविधान है। तो हम इस संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और संविधान की जो पहली विशेषता है वो है लिखित, निर्मित और कठोर संविधान। लिखित, निर्मित और कठोर संविधान। दुनिया के बाकी देशों के संविधानों की तरह स्विस जो संविधान है, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, वो लिखित है, निर्मित है और अपने आप में कठोर संविधान है। लिखित, निर्मित और कठोर संविधान है। देखिए, लिखित संविधान इस सेंस में है, ये 1848 में 1848 में एक 14 सदस्यीय आयोग ने इसका निर्माण किया था। जो पहला संविधान है स्विट्जरलैंड का, उसका निर्माण 1848 में 14 सदस्यीय एक आयोग ने किया था। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि निर्मित संविधान है। फिर दूसरी बात, जो संविधान बना था ये लिखित था, निर्मित था। अब जो संविधान है वो परंपराओं का मिश्रण लिए हुए है। उस समय तो केवल 1848 में जो संविधान लिखा गया था वो तो लिखित था, निर्मित हो गया था, लेकिन इसमें जो कुछ ऐड हुआ है वो वहाँ की जो कन्वेंशंस हैं, परंपराएं हैं, वो जुड़ गई हैं। केवल है, हम ये नहीं कह सकते कि लिखा हुआ है या जो बनाया हुआ है वही संविधान है। तो परंपराएं और इसमें जुड़ी हुई हैं। अपने आप में कठोर इसलिए है क्योंकि अगर हम बात कर लें 1848 से लेकर तो आज तक तकरीबन इसमें 57 संशोधन हुए हैं। तो ये संशोधन कम हुए हैं, हम ये मान सकते हैं। तो संशोधन जो संविधान को बदलने की ताकत है वो दरअसल में संघीय सभा के पास है। लेकिन संघीय सभा इस प्रस्ताव को, संविधान संशोधन के प्रस्ताव को पास करने के पश्चात उसको रेफरेंडम करवाना पड़ता है, एक संग्रह करवाना पड़ता है, परिपरीक्षा का आयोजन करना पड़ता है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं जनमत संग्रह। तो उसके पश्चात ही संविधान बदलता है। यानी जनता की अहम भूमिका है संविधान को बदलने में, इसलिए जनता है उसको आसानी से बदलती नहीं है। तो इन अर्थों में हम कह सकते हैं कि अमेरिका जैसा कठोर तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें वास्तविक रूप से तो कठोर संविधानों की कैटेगरी में उसको हम रख सकते हैं। अपने आप में ये कठोर है। केवल 57 संशोधन हुए हैं। अगर हम बात कर लें इसके विस्तार की तो 195 आर्टिकल्स हैं इसमें। अनुच्छेदों की संख्या जो आज का संविधान है उसमें 195 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। 4 अध्याय, ये इसकी संरचना है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और अपने आप में कठोर संविधान है। और मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि संविधान सुनम्य है या कठोर है, वो इस बात से तय होता है कि संविधान को बदलने के लिए, अमेंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो किस तरह का है। तो प्रोसीजर अपने आप में हार्ड है क्योंकि अंतोदगत्वा संघीय सभा के बाद में वहाँ के कैंटनों की परमिशन है, उसके बाद में लास्ट में जनमत संग्रह भी है। तो इतनी 3 प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ही संविधान को बदला जा सकता है, इसलिए अपने आप में ये कठोर संविधान है। दूसरी अगर हम बात कर लें इस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता, तो संघीय संविधान, इसको हम बोलते हैं संघीय संविधान। ये स्विस संविधान है वो अपने आप में एक संघीय विशेषताओं को सम्माहित किए हुए है। एक और रोचक बात है जो इस संविधान के बारे में हमें देखने को मिली है, वो ये है कि स्विट्जरलैंड अपने आप को एक परिसंघ मानता है, कॉन्फेडरेशन मानता है, और हम इसको पढ़ रहे हैं फेडरेशन। तो देखो 2 शब्दों को जान लेते हैं हम पहले। तो एक तो है कॉन्फेडरेशन, एक है फेडरेशन। अगर इनका हिंदी अनुवाद कर लें हम तो कॉन्फेडरेशन को हम बोलेंगे परिसंघ और ये है संघ। मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्विस संविधान है वो संघीय विशेषताओं को या फेडरेशन की जो विशेषताएं होती हैं उनको सम्मानित किए हुए है। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो अपने आप को अपने व्यवहार में परिसंघ बोलता है। परिसंघ के लिए जो हिंदी शब्द काम में आएगा वो आएगा राज्य मंडल भी बोल सकते हो आप परिसंघ के स्थान पे। तो अपने आप को कॉन्फेडरेशन मानता है। हम अगले जो वीडियो आएंगे, हमारे अगले जो लेक्चर होंगे, उसमें हम कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन का अंतर स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना मान लें कि कॉन्फेडरेशन ये घोषित कर रहा है लेकिन कॉन्फेडरेशन है नहीं। वास्तव में
कॉन्फेडरेशन जो है वो कॉन्फेडरेशन एक संघ होता है, इस टाइप का संघ होता है या इस टाइप का महासंघ होता है जिसमें सदस्य जो होते हैं वो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कॉन्फेडरेशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्विस संघ है, उसके बाद में जो इसकी इकाइयाँ हैं, कैंटन्स हैं, अर्ध कैंटन हैं, वो संप्रभु राष्ट्र नहीं है, इसलिए इसको हम परिसंघ नहीं बोल सकते, तो इसको फेडरेशन ही बोलेंगे। तो ये संघीय संविधान है। थोड़ा सा हम अगर तुलना कर लें तो ये अमेरिकन जो संविधान है उसका पैटर्न लिए हुए है, अमेरिकन संविधान का पैटर्न लिए हुए है। संघीय व्यवस्था जो यहाँ पे अपनाई गई है वो कनाडा और भारत वाले नहीं है, बल्कि अमेरिकन पैटर्न की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संघीय संविधान के अगर विशेषताओं को हम देखेंगे तो वही पैटर्न रहा है अमेरिकन वाला। शक्तियाँ हैं वो बांटी गई हैं, अवशिष्ट विषय हैं वो फिर से यहाँ पे संघीय सरकार के पास नहीं रहे हैं, बल्कि जो कैंटन हैं उनके लिए छोड़ दिए गए हैं। तो हम ये कहेंगे कि फेडरेशन है, अपने आप में संघीय विशेषताओं को सम्मानित कर रहा है, जबकि अपने आप को ये संविधान फेडरेशन के रूप, कॉन्फेडरेशन के रूप में या परिसंघ के रूप में देखता है। अगर हम बात करें वर्तमान दुनिया में, वर्तमान विश्व में कोई परिसंघात्मक व्यवस्था की, तो आज दिनांक तक आधुनिक अर्थों में या परिसंघीय कॉन्फेडरेशन के अर्थों में कोई भी ऐसी प्रणाली है नहीं अभी जिसको हम परिसंघ बोल सकें। लास्ट में 2006 में ये अस्तित्व में थी, वो ऐसी थी। 2003 में सर्बिया और मोंटेनिग्रो दो राज्य थे जिन्होंने, सर्बिया और मोंटेनिग्रो इन दोनों ने मिलकर एक समझौते के माध्यम से एक परिसंघ का, कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया था, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो। लेकिन 2006 में मोंटेनिग्रो इससे अलग हो गया, अब ये भी परिसंघ नहीं बचा है, बल्कि सर्बिया और मोंटेनिग्रो हैं वो दो अलग संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र राज्य हैं। तो देखो, परिसंघ जो निर्माण है उसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि राज्य हैं वो दो राज्य एक संघ के रूप में, एक ट्रीटी के माध्यम से, एक एग्रीमेंट के माध्यम से जुड़ते हैं और वो अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी पहचान दो अलग अलग राज्यों के नाम पर, केवल एक राज्य के नाम पर रखना चाहते हैं। इसका उद्देश्य यही है। हम बात कर ले संघीय व्यवस्था की, तो आज की स्थिति में 20 कैंटन हैं इनके पास या इकाइयाँ हैं, 6 अर्ध कैंटन है, अर्ध कैंटन, कैंटन इनकी इकाइयाँ हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम प्रांत या राज्य बोल सकते हैं। इनसे मिलके स्विस जो संघ है उसका निर्माण हुआ है। और हम ये मान सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अमेरिकन पैटर्न है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी जो संघीय स्विस संघ है उससे राज्यों को अलग होने की परमिशन नहीं है। ये हमें ध्यान देना है। अब हम पढ़ते हैं तीसरी परिभाषा, तीसरी इसकी विशेषता। और तीसरी विशेषता में हमें देखना है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बहुल कार्यपालिका को बड़ा विस्तार से समझाया है और मैंने बताया था आपको कि बहुल कार्यपालिका यानी इस तरह की कार्यपालिका अपने आप में विशिष्ट है और दुनिया की एकमात्र बहुल कार्यपालिका है। तो बहुल कार्यपालिका को मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बहुल कार्यपालिका को हम इसलिए दोबारा देखते हैं कि बहुल कार्यपालिका का चुनाव जो कर रही है ना वहाँ पे, वो कर रही है संघीय सभा, यानी वहाँ की संसद। ये मान सकते हैं हम, स्विस जो संसद है, संघीय सभा, वो बहुल कार्यपालिका का चुनाव कर रही है। तो एक तो हमें ये देखना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, स्विस जो संसद है, पार्लियामेंट है, स्विस संसद है जिसको हम राष्ट्रीय सभा बोलते हैं, उस राष्ट्रीय सभा के जो 2 सदन हैं वो भी हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, जो नए नाम हैं उनके वो प्रतिनिधि सभा और सीनेट हैं। तो उन दोनों की जो शक्तियां हैं वो बराबर है, दोनों की शक्तियां हैं वो बराबर हैं। आपको दुनिया में ऐसा विचित्र उदाहरण नहीं मिलेगा कि संसद के दोनों सदनों को बराबर शक्ति दी गई होगी, और वो बराबर शक्ति देने का परिणाम ही है कि वहाँ बहुल कार्यपालिका अस्तित्व में आई, क्योंकि संघीय सभा की जो जॉइंट मीटिंग होगी, संयुक्त अधिवेशन होगा, उसमें उस कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। तो दोनों को बराबर मौका मिला है कार्यपालिका को चुनने के लिए। और इन अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि बहुल कार्यपालिका है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है, बल्कि 7 सदस्यीय एक समूह में स्थित है। 7 सदस्यों का समूह है जिसको हम संघीय परिषद बोलते हैं, वो वहाँ की कार्यपालिका है। अगर हम थोड़ा सा समझने के हिसाब से देखें तो भारत में जो आधुनिक मंत्रिमंडल है, वर्तमान जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में से अगर हम लोग
प्रधानमंत्री की शक्तियां और प्रधानमंत्री पद को विलोपित कर दें और केवल 7 मंत्री बचें, तो देखो आप, प्रधानमंत्री जब हट जाएगा अपनी उस पोस्ट से, तो मंत्री जो बचेंगे कैबिनेट के सदस्य, उनकी जो शक्तियां हैं वो कमोबेश बराबर बचती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति का निर्माण किया गया है कि जो स्विस राष्ट्रपति है वो स्विस राष्ट्रपति 7 में से ही है, लेकिन स्विस राष्ट्रपति को उन 6 से अधिक शक्ति नहीं सौंपी गई है, बल्कि 7 को बराबर शक्तियां सौंपी गई हैं। प्रतीकात्मक रूप से वो स्विस राष्ट्रपति बना हुआ है, लेकिन वो किसी भी 6 अन्य सदस्यों से अधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वो शासन के जो 7 विभाग हैं उसमें से किसी एक विभाग को संभालता है। तो बहुल कार्यपालिका अपने आप में एक विशिष्ट शैली है स्विस राजनीतिक प्रणाली की, जिसके कारण हम स्विस जो प्रणाली है उसको अपने आप में विशिष्ट मानते हैं। चौथा जो इसकी विशेषता है वो है शक्ति पृथक्करण का अभाव। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने को देखनी है। शक्ति पृथक्करण का अभाव, शक्ति पृथक्करण का अभाव, यानी हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है। शक्ति पृथक्करण नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि यूएसए की तरह नहीं है। आप इसको बहुत ही अगर सरल शब्दों में समझना चाहो तो यूएसए यानी अमेरिकन जो संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया है, उस शैली का शक्ति पृथक्करण यहाँ पे नहीं अपनाया गया है। देखेंगे आप कैसे नहीं अपनाया गया है। यूएसए में हम देखते हैं कि जो मंत्री बनते हैं राष्ट्रपति के अधीनस्थ, वो मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। अमेरिकन जो विधायिका है कांग्रेस, उसके सदस्य अमेरिका में मंत्री नहीं होते हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही पैटर्न है। यानी स्विट्जरलैंड में भी क्या होगा, मंत्री जो बनेंगे, यानी मंत्री का मतलब हो गया बहुल कार्यपालिका में जो 7 सदस्य हैं ना, उन्हीं को हम मंत्री के नाम से जानते हैं। तो जो मंत्री बनेंगे वो भी क्या होंगे, वहाँ की विधायिका में नहीं होंगे, मंत्री विधायिका में नहीं होंगे। लेकिन देखो मंत्रियों को क्या शक्ति मिली है, मंत्री हैं वो वहाँ की संघीय सभा में, वहाँ की विधायिका में विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए शक्ति पृथक्करण है वो है, लेकिन अमेरिका जितना नहीं है। अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल द्वारा हो रहा है, यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है, वहाँ की विधायिका के द्वारा हो रहा है। तो शक्ति पृथक्करण है, हम ये कह सकते हैं शक्ति पृथक्करण जो है वो अमेरिकन पैटर्न का नहीं है। शक्तियाँ इस हद तक नहीं बांटी गई हैं जिस तरह से अमेरिका में बांटी गई हैं। शक्ति पृथक्करण के पश्चात अगला जो पॉइंट है जिसको हमें देखना है वो है जनमत संग्रहीय लोकतंत्र। जनमत संग्रहीय लोकतंत्र, इस बिंदु पर भी मैं आपको पूर्व वाले जो वीडियो है उसमें बड़े विस्तार से समझा चुका हूँ कि किस तरह से वहाँ पे जनमत संग्रह होता है, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसके इक्विवेलेंट एक उस उपकरण के रूप में कैसे जनमत संग्रह वहाँ पे होता है। तो जनमत संग्रहीय लोकतंत्र बोल सकते हैं। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में कहोगे तो जैसे हम भारत में बोलते हैं कि संसदीय लोकतंत्र, तो वैसे ही हम स्विस प्रणाली को बोल सकते हैं जनमत संग्रहीय लोकतंत्र, यानी जनमत संग्रह पर आधारित है। मैं आपको सारे उपकरण बता चुका हूँ वहाँ पे, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, लैंडस्केमिंग, सारे उपकरण जो वहाँ पे काम में आते हैं, रिकॉल। लेकिन हमें एक विशेष रूप से जो जनमत संग्रह की एक प्रणाली वहाँ पे है जिसको हम लैंड्सजीमाइंड बोलते हैं, लैंड्सकेमिंग भी बोल सकते हो, लैंड्सजीमाइंड, ये एक विशेष वहाँ की प्रणाली है जिसमें जनता के मतों को इकट्ठा किया जाता है। इस प्रणाली को हमें समझने की जरूरत है। देखिए लैंड्सजीमाइंड का मतलब हो गया है कि एक विशेष प्रकार की सभा है जिसका आयोजन स्विस संघीय जो कैंटन है, और उन कैंटनों में देखो सारे कैंटन्स में क्या है कि विधायिका है उनकी, सारे कैंटन्स में अलग अलग जो 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन हैं उनमें वहाँ की विधायिकाएँ काम कर रही हैं। लेकिन कुछ कैंटन्स ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ की विधायिका ही नहीं है। तो विधायिका संबंधी कार्यों का निर्वहन करने के लिए उस संबंधित कैंटन में एक निश्चित स्थान पे बहुत बड़ी जनसभा होती है जिसमें वो विधायिका संबंधी कार्य संपादित करते हैं। उन सभाओं का नाम है लैंड्सजीमाइंड। तो लैंड्सजीमाइंड जो संस्था है, इस टाइप की जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं वहाँ पे, इस तरह की जो प्रक्रियाएं काम में कर रही हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को वहाँ पे जीवंत या हम कह सकते हैं जीवित बनाए हुए हैं। तो विशेष रूप से हमें ये देखना है को लैंड्सजीमाइंड सभाएं, क्योंकि ये विधायिकाएं हैं। अगला हम देखते हैं उदारवादी लोकतंत्र।
या उदारवादी शैली का लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र। देखिए वैसे हम इतिहास में और पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते हैं कि जो इंग्लैंड है वो उदारवाद का घर है, लेकिन देखिए उदारवाद की जो निहित अर्थ हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में निहित हैं। उदारवादी शैली की प्रमुख विशेषता है जनता को अधिक से अधिक अधिकार और स्वतंत्रताएं। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो देखो दो स्वतंत्रताएं वहाँ पे, लास्ट का जो संविधान है उनका 99 का, उसमें तो विशेष रूप से चैप्टर डाला गया है उन स्वतंत्रताओं के लिए। पहले वाले जो संविधान थे उसमें अलग से कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन उदारवादी लोकतंत्र की जो दो विशेषताएं हैं, एक तो देखो आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, और दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये दो तरह की जो स्वतंत्रताएं अगर कहीं मिली हुई हैं पूरे यूरोपीय सिस्टम को अगर हम देखें तो स्विस जो प्रणाली है उसमें ये आर्थिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अपने चरम स्तर पर दी गई हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र है कंप्लीट, और गणतंत्र तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है ये। तो उदारवादी शैली को ये अपनाए हुए। अगले विशेषता के रूप में हम देखेंगे वो है वयस्क मताधिकार। वहाँ के संविधान का जो वयस्क मताधिकार, अगर मैं आज की बात करूं वर्तमान समय की और जो उनका नवीनतम संविधान है उस सेंस में, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान रखा गया है वो ये रखा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, वो सेम भारत वाला पैटर्न है। लेकिन अब 1999 में 18 साल उम्र की गई है, लेकिन इससे पहले हमें ध्यान देना है कि ये उम्र 20 साल थी। एक और रोचक जो बात है इस संविधान के बारे में और जो वोटिंग राइट्स हैं उसके बारे में, वो ये है कि 1971 तक 1971 तक वहाँ पर महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। 1971 में दिया गया। यूरोप का एक ऐसा राष्ट्र हम कह सकते हैं जिसमें सबसे बाद में बहुत लंबे समय तक। तो ये एक बड़ा आलोचना का विषय रहता है स्विस प्रणाली के बारे में कि वो लोग जो वोमेंस राइट्स हैं उनके प्रति इतने सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। 1959 में क्या हुआ था, 1959 में एक वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था महिलाओं को मताधिकार देने के संदर्भ में। लेकिन 1959 में जो रेफरेंडम हुआ, संविधान को जब अमेंड करने की बात आई, संशोधन करने की बात आई, तो बड़े पैमाने पर वहाँ की जो पब्लिक है उसने जनमत संग्रह के माध्यम से इसके खिलाफ वोट दिया 1959 में। तो स्वीकार नहीं हुआ, अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में सभी पुरुष और महिलाओं को बराबर मताधिकार दिया गया है, और हम ये कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार पर जो आधारित सिस्टम है उसको अपनाया गया है। एक और चीज़ है, ये 1971 में जब मैं ये बोल रहा हूँ कि महिलाओं को मताधिकार मिले हैं, तो उसका मतलब है ये संघीय स्तर पे मिले हुए हैं। 1971 से पहले ही कुछ कैंटन्स में महिलाओं को वोटिंग राइट दिए गए थे, तो ये हमें ध्यान देना है। लेकिन संघीय स्तर पर या एक राष्ट्र राज्य की इकाई के रूप में हम देखें, एक राष्ट्र के रूप में जो मिला है अधिकार वो 1971 में मिला है। एक और विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं न्यायिक सर्वोच्चता का अभाव। यानी स्विस जो संविधान है वो न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना नहीं करता है। ये भी अपने आप में एक विशिष्ट प्रावधान है। अगर हम अमेरिकन सिस्टम को देखें तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर्स को देखें तो हम ये पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी शक्तियाँ मिली हुई हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है न्यायालय और संविधान कैंटन से तो ऊपर हैं। न्यायालय की शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, जो वहाँ का संघीय न्यायालय है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, उसकी शक्तियाँ और संविधान की भी शक्तियाँ। मैं बात दोनों की कर रहा हूँ एक साथ। एक साइड में संविधान को हम लेते हैं यूनिट के रूप में और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को। ये दोनों जो शक्तियाँ धारित करते हैं, वो जो शक्तियाँ धारित करते हैं, उन शक्तियों के माध्यम से वो कैंटेंस जो हैं उनकी इकाइयाँ, उनकी शक्तियों को तो अतिक्रमित कर सकते हैं, लेकिन संघीय सभा, वहाँ की जो संसद है, उसकी शक्तियों को नहीं कर सकते। यानी संप्रभुता की अगर हम बात करें तो संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संघीय सभा को आंशिक रूप से सर्वोच्च घोषित किया गया है। लिखित रूप में नहीं किया गया है, जाहिर तौर पे नहीं किया गया है, लेकिन प्रणाली का पूरा अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो वास्तव में जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग संविधान सभा के द्वारा हो रहा है। न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक नहीं है। अब जब चूंकि न्यायालय संविधान का संरक्षक नहीं है तो फिर अपने आप में ये बात जाहिर है। एक दूसरी बात और है
न्यायालय संरक्षक नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन अपने आप ही नहीं है। भाई इसमें तो समझने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, शक्तियाँ ही कम है वहाँ पे, तो वो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं कर सकता। और ये आपको देखना है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये अंडरस्टूड बात है, अपने आप में जाहिर बात है कि वहाँ पे जब रेफरेंडम हो रहा है, कानून पे भी हो रहा है, संविधान संसद में भी हो रहा है, जब रेफरेंडम हो रहा है और जनता को ये शक्ति मिली हुई है, तो अपने आप में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियाँ हैं वो जनता धारित करती है, वहाँ की जो आम प्रजा है, आम वोटर्स है, वो धारित करता है। तो ये न्यायिक सर्वोच्चता का वहाँ पे अभाव रहे। 8 के बाद में अगर हम देखें 9वीं विशेषता को, तो हम ये कह सकते हैं अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली का अद्भुत मेल है। अध्यक्षीय एवं संसदीय प्रणाली का समन्वय। हमें देखना है कि जब मैं बोल रहा हूं कि अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली, यानी विशुद्ध रूप से न तो हम ये बोल सकते हैं कि स्विस जो प्रणाली है वो अध्यक्षीय प्रणाली से काम कर रही है, और न हम ये बोल सकते हैं कि वो संसदीय प्रणाली से काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि न तो वहाँ पे अमेरिकन जैसी, जो अमेरिकन पैटर्न है उसकी जैसी राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति जो शक्ति धारित करते हैं वो शक्तियाँ वहाँ के राष्ट्रपति के पास नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ संसदीय प्रणाली, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से ब्रिटेन की संसद शक्तियाँ धारित करती है, उस अनुपात में स्विस संसद या स्विस जो संघीय सभा है वो शक्तियाँ धारित नहीं कर सकती है, बल्कि इनका मेल रखा गया है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ मिली हैं या कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियाँ हैं वो अध्यक्षीय पैटर्न पर डिपेंड है, और कुछ मामलों में हम देखें तो संघीय सभा की जो शक्तियाँ हैं वो ब्रिटिश संसद के समान है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि न तो अमेरिका की तरह वो अध्यक्षात्मक है और न ब्रिटेन की तरह संसदात्मक है, यानी समन्वय है, या इसको हम बोल सकते हैं मिश्रित रूप है। क्योंकि देखो अगर हम ये बोल दें संसदीय प्रणाली है, तो देखो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है उसका चुनाव विधायिका में से होता है, कार्यपालिका का चुनाव विधायिका में से होता है। अगर हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें, भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है वो चुना जाएगा, यानी विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रही है। जो 7 सदस्य संघीय परिषद है, जो कार्यपालिका है वहाँ, और वहाँ जो राष्ट्रपति है 7 में से 1, उनका चुनाव कौन कर रहा है, संघीय सभा कर रही है वहाँ पे चुनाव। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण किससे हो रहा है, चुनाव किसके द्वारा हो रहा है, संसद के द्वारा, संघीय सभा के द्वारा हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, संघीय सभा के सदस्य नहीं होते वो मंत्री, जैसे अमेरिका में नहीं होते हैं, ठीक वही पैटर्न है, नहीं होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे संघीय सभा है उसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। अमेरिका की बात कर लें हम लोग, तो अमेरिका में जिस तरह से राष्ट्रपति है उसको कांग्रेस को भंग करने का अधिकार नहीं है, समय से पहले जो उनका निर्धारित टाइम है उससे पहले भंग नहीं कर सकता। यहाँ पर भी ये शक्ति है। जो 7 सदस्यीय कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका जिसको हम बोलते हैं, और उसका जो अध्यक्ष है जिसको हम स्विस राष्ट्रपति बोलते हैं, इसके पास ये शक्ति नहीं है कि उसको भंग कर दे। अमेरिका में जो विधायिका है उसको इतनी शक्ति तो मिली हुई है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, उसको समय से पहले पद से हटा सकती है। यहाँ पे ये भी नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका उसका चुनाव एक बार हो गया है तो उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। गतिरोध का समाधान यही है कि जो कार्यपालिका वहाँ पे बनाई गई है वो वहाँ की विधायिका है, जो वहाँ की संघीय सभा है, उसके आदेशों के साथ समन्वय स्थापित कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि न तो वो पूर्णतः अध्यक्षीय है न संसदीय है, बल्कि उसका मिला जुला रूप है। सामान्यतः जो मंत्रिमंडल बनता है स्विट्जरलैंड में वो बहुदलीय बनता है, क्योंकि जो चुनाव का पैटर्न है वो सूची प्रणाली है। तो सूची प्रणाली में होता क्या है, सूची प्रणाली में बेसिकली जिस परसेंट में आपको वोट मिलते हैं उसी परसेंट में आपको विधायक उस पार्टी से सदस्य मिलते हैं। तो सूची प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए जो वहाँ की संघीय सभा है उस संघीय सभा में लगभग सभी पार्टियों को अनुपातिक रूप से, अधिकांश समय ऐसा होता है कि जो अपनी संघीय परिषद बनी हुई है ना, कार्यपालिका संघीय परिषद है, वो हम इसको ये कह सकते हैं कि वो बहुदलीय होती है। यानी 7 जो मंत्री बने हुए हैं या मंत्री के समकक्ष हैं कार्यपालिका में, वो 7 के 7 हम ये कह सकते हैं कि एक दल से नहीं होते हैं। बहुधा ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन बहुधा ऐसा होता है सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो अध्यक्षीय पैटर्न और जो संसदीय पैटर्न है इसके बीच का रास्ता यहाँ पे अपनाया गया है। एक और विशेषता की हम बात कर लूँ
तो वो भी अपने आप में विशिष्ट है। उसको हम बोलते हैं तियरी नागरिकता। यानी नागरिकता वहाँ पे जो मिली हुई है स्विट्ज़रलैंड में, वो 3 स्तर पे दी गई है। जैसे अमेरिका में हम लोगों ने देखा था कि जो नागरिकता मिली हुई है वो 2 स्तरों में मिली हुई है। कोई व्यक्ति है वो अमेरिकन जो राज्य हैं उनका भी है और अमेरिकन संघ का भी नागरिक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो शासन की इकाइयाँ हैं वो 3 बनाई गई हैं। देखो कम्यून, और कम्यून से मिलके, कम्यून देखो सबसे छोटी इकाई है, कम्यून से मिलकर कैंटन बनता है, कैंटनों से संघ बना है। तो इस सेंस में हम देखें तो वहाँ पे 3 तरह से नागरिकता उसको प्राप्त है, कम्यून में, कैंटन में और संघ में। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिराष्ट्रीय नागरिकता प्राप्त है। तो मैं आशा करता हूँ कि स्विस जो प्रणाली है और उसकी जो प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं हैं उनको आपने ठीक से समझा होगा, और जो 10 मुख्य विशेषताएं हैं वो सदैव आपके दिमाग में रहनी चाहिए। स्विस प्रणाली की जब बात है तो इसकी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो लेक्चर है वो ज़रूर आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।